बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ रेनल फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड एक्सचेंज और ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम के बारे में। ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम के बारे में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के दरमियान में। ठीक है, तो इसके लिए हमें बेसिक चीज़ों का कुछ पता होना चाहिए, जिस तरह के ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल क्या है? ऑस्मोसिस कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई से दो कंपार्टमेंट्स हैं जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड हैं, और एक तरफ हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है। तो होगा क्या कि जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वहाँ से वाटर की मूवमेंट हो जाएगी उस तरफ जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि वाटर की मूवमेंट हमेशा उस ज़्यादा सोल्यूट की कंसंट्रेशन की तरफ होगी। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि इस मूवमेंट को रोकने के लिए जो सल्यूट प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब अगर हम एक सेल के अंदर देखें, ह्यूमन बॉडीज़ के सेल की बात करें तो उसकी मेम्ब्रेन भी सेमी परमेबल होती है। ये हो गया एक कंपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, और ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर हमारे पास सेल मौजूद है। तो अब इस सेल मेम्ब्रेन का भी यही काम है। अब ये जो सेमी परमेबल है तो ये वाटर की मूवमेंट को तो ईजिली अलाउ कर देगी, लेकिन जो हमारे पास सल्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, तो ये इनके लिए इतना परमेबल नहीं होता, कि ईजिली परमेबल नहीं होता, इनको ईजिली अलाउ नहीं करता कि वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रेवल करें। तो जब भी सल्यूट्स की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर में चेंज होगी तो वाटर की मूवमेंट भी सेल के अंदर या बाहर ज़्यादा या कम होना शुरू हो जाएगी सल्यूट्स के हवाले से। ठीक हो गया। इसके अलावा अब हमारे पास इसमें और कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि जो अक्रॉस दी मेम्ब्रेन सेल्स में जो मूवमेंट होती है वो हाईली डिपेंड करती है ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी पे। अब ये कौन सी टर्म्स हैं? ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जबकि ऑस्मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व पर मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हम केजीज यूज़ करते हैं, इसमें लीटर्स या मिलीलीटर। तो मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में? नंबर ऑफ। अच्छा, तो फिर हम ये बात करते हैं कि अगर हमें किसी सोल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी फाइंड करनी हो तो वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.9% NaCl का सोल्यूशन है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि तो हम इसकी मोलैरिटी किस तरह फाइंड करेंगे? तो 0.9% NaCl सोल्यूशन का मतलब है कि 0.9 ग्राम डिज़ोल्व है 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, या फिर 9 ग्राम 1 लीटर में डिज़ोल्व है। ठीक है, तो इसकी मोलैरिटी किस तरह हम फाइंड ऑस्मोलैरिटी किस तरह फाइंड करेंगे? तो हमें पता है कि अगर 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl हो तो वो इक्वल होता है 1 मोल के। ठीक है, तो अगर हमारे पास 9 ग्राम ऑफ NaCl है तो वो कितने मोल्स के बराबर होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम 9 डिवाइडेड बाय 58.5 कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, जब नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए उसको हमने डिवाइड कर देना है, मतलब कि 1 लीटर में हमारे पास उतनी उसकी ऑस्मोलैरिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास बनता है 0.154 ऑस्मोल्स। ठीक है, ऑस्मोल्स पर लीटर। ठीक है, या फिर हम इसको कह देते हैं या फिर ये देखिए ना, अब ये तो आ गया पूरे NaCl का, यानी कि पूरा जो एक मॉलिक्यूल है NaCl 0.9% उसमें, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी आई है 0.154 ऑस्मोल्स पर लीटर। लेकिन चूंकि एक NaCl के मॉलिक्यूल में दो आइंस होती हैं, एक सोडियम की एक क्लोराइड की, तो हम 0.154 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि जब हम ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं तो वो पूरा मॉलिक्यूल नहीं बल्कि आइंस करती हैं ना, तो ये आइंस और ये आइंस अलग अलग से अपना ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी ना, इस वजह से हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.308 ऑस्मोल्स पर लीटर, या फिर हम इसको कह देंगे 308 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। तो ये हमारे पास ऑस्मोलैरिटी आ जाएगी 0.9% NaCl सोल्यूशन की। अगर हमने इसका ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है तो हम 308 को मल्टीप्लाई कर देंगे 19.3 के साथ, क्योंकि ये मिलीमीटर Hg। ठीक है, ये वो प्रेशर है 19.3 जो एक एंटिटी, कोई सी भी एक एंटिटी, चाहे वो आयन है या कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है, तो वो इतना ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट कर दिया सोल्यूशन में। तो चूँकि 308 ऑस्मोल्स हैं, इस वजह से 308 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 19.3 के साथ, तो हमारे पास इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर हम अब बात करें बॉडी फ्लूइड्स के ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका उनकी ऑस्मोलैरिटी क्या है और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो बॉडी में हमारे पास हमें पता है 3 तरह के फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं। एक है प्लाज्मा, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये दोनों आ जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर में, और एक आ जाएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक हो गया। तो इन सब की जो है अब इसमें जो इन सब की तकरीबन
300 के करीब होती है ऑस्मोलैरिटी। अब इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर है उसकी मोस्टली जो 80% ऑस्मोलैरिटी है वो सोडियम और क्लोराइड पे डिपेंड करती है, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस पे, क्योंकि ये इसमें एविडेंटली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो तकरीबन हमारे पास इसी पे डिपेंड करती है। अब जो हमने कैलकुलेशन से फाइंड की, जो ऑस्मोलैरिटी हम कैलकुलेशन से फाइंड करते हैं वो मतलब ज़्यादा आ रही होती है, लेकिन जब हम 300 समथिंग आती है, लेकिन जब हम करेक्टेड ऑस्मोलैरिटी देखते हैं तो वो हमारे पास कम है। करेक्टेड ऑस्मोलैरिटी किस तरह कि एक्चुअल में जो है हमारे पास वो ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेटेड से कुछ कम होती है, क्योंकि जो सोडियम और क्लोराइड हैं वो इंडिपेंडेंटली तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी आपस में भी कुछ इंटरेक्शन होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑस्मोलर एक्टिविटी कम हो जाती है। तो जो हमारे पास प्लाज्मा, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इसको हम इंटरस्टिशियल कहते हैं ना, क्योंकि प्लाज्मा मिल के वो बनेंगे। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, इसकी इन दोनों की ऑस्मोलैरिटी होती है 281, जबकि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी होती है 282। ये एक ज़्यादा इसकी ऑस्मोलैरिटी इस वजह से है क्योंकि प्लाज्मा में हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, जो कि वो भी ऑस्मोटिक एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, इस वजह से इसकी ऑस्मोलैरिटी भी इंट्रासेलुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ज़्यादा होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर हम बॉडी में किस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर और इन चीज़ों का असर होगा, कि अगर हम बॉडी के सेल्स जो हैं बॉडी का, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ह्यूमन बॉडी का सेल है, तो अगर हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें या हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें या फिर हम इसको रख दें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमने बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन डाला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाला और हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाला। हम इसको कंसिडर कर देते हैं कि ये सेल है, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस तरह ये एक सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया तो इस सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब चूँकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, उन दोनों की ऑस्मोलैरिटी सेम होगी, तो कुछ भी नहीं होगा, कोई वाटर की मूवमेंट नहीं होगी और सेल जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें सल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम होगी, जबकि सेल के अंदर सल्यूट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा और सेल स्वेल हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाला तो सेल के बाहर की कंसंट्रेशन सल्यूट्स की ज़्यादा हो जाएगी और अंदर कम होगी, तो सेल से बाहर पानी मूव करना शुरू हो जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा। ये तो हमने देखा सिर्फ कि सेल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद हम ये बात करते हैं, 4 चीज़ें हमने देखनी है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरह इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम और उसकी ऑस्मोलैरिटी। तो चारों चीज़ों में हमने ये 4 पॉइंट्स देखने हैं तीनों सॉल्यूशंस के उसमें, कि अगर हमने बॉडी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डाल रहे हैं, तो इन 4 चीज़ों पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम, ऑस्मोलैरिटी, इंट्रासेलुलर का वॉल्यूम और ऑस्मोलैरिटी, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डाल दिया आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है जब कोई अंदर फ्लूइड आया है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम तो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, और उसकी ऑस्मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चूँकि ये आइसोटोनिक है, इसकी ऑस्मोलैरिटी और पहले वाले की ऑस्मोलैरिटी सेम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये वैसी की वैसी रहेगी। इंट्रासेलुलर वॉल्यूम, अब चूँकि दोनों की ऑस्मोलैरिटी सेम है सेल के अंदर और बाहर, तो कोई फ्लूइड एक्सचेंज में चेंजेस नहीं आएंगी, तो ये भी नॉर्मल रहेगी वैसी की वैसी, और जब चेंज ही नहीं आया तो अंदर की ऑस्मोलैरिटी भी सेम रहेगी। तो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम सिर्फ बढ़ जाएगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब अगर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे दिया तो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा लेकिन उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अब जो सॉल्यूशन डाला है उसमें ऑस्मोलैरिटी कम है। जब ऑस्मोलैरिटी कम है और अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा पानी, तो अंदर का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया और एक्स्ट्रा सेलुलर की ऑस्मोलैरिटी कम हो गई। कम होने की वजह से वाटर सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। जब अंदर वाटर ज़्यादा हो गया तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। जब हमने आइसोटोनिक डाला था तो सिर्फ बाहर पानी ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से बाहर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया था, बाकी ऑस्मोलैरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, अंदर भी पानी नहीं गया, तो अंदर की सेल के अंदर में भी कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन जब हमने हाइपोटोनिक डाल दिया तो एक्स्ट्रा सेलुलर में वॉल्यूम तो ज़्यादा हो गया, लेकिन चूँकि वो हाइपोटोनिक था तो ऑस्मोलैरिटी कम हो गई। ऑस्मोलैरिटी कम होने की वजह से फ्लूइड जो है, पानी जो है वो सेल के अंदर मूव कर गया, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर का वॉल्यूम तो ज़्यादा हो गया, लेकिन चूँकि वाटर अंदर ज़्यादा आया, डाइल्यूशन हो गई, तो ऑस्मोलैरिटी कम हो गई। ठीक है, अब अगर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंसर्ट किया है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में
क्या होगा, वॉल्यूम तो ज़्यादा हो जाएगा। एक तो पानी आने की वजह से वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, उसकी ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। सेल के अंदर क्या होगा, चूँकि बाहर फ्लूइड ज़्यादा है तो अंदर से फ्लूइड बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कम हो जाएगा। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड कम हुआ है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि कंसंट्रेट हो गया। तो ये पॉइंट्स हमने याद रखने हैं कि आइसोटोनिक में सिर्फ एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। हाइपोटोनिक में एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ऑस्मोलैरिटी कम होती है। यानी कि इसमें जब हम हाइपोटोनिक डालेंगे तो दोनों कंपार्टमेंट्स के वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएंगे, ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। और अगर हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन डाला है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा होगा, ऑस्मोलैरिटी दोनों में ज़्यादा हो जाएगी, जबकि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हो जाएगा। ठीक हो गया, इसमें यही तक।